हो गया। चलो भाई, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात? वैसे तो ये चैप्टर कंटिन्यूएशन है। किसका कंटिन्यूएशन है? जो आपने प्लांट एनाटॉमी पढ़ी थी ना, ये उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। इधर आ जाना भाई, इधर आ जा, इसके पास आ जाए यहाँ से, इसीलिए तो मंगवाया। इधर आ जा, इधर आ जा बेटे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ठीक है। हाँ तो भाई, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि जो हमारा एक चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था? प्लांट एनाटॉमी। उसी का ही कंटिन्यूएशन है बेसिकली। आ रही बात समझ में? और उसी में हम यहाँ पर उसी में आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने प्लांट एनाटॉमी के अंदर पढ़ी थी, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई? वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम देख के हमें एक चीज़ समझ में आ गई, और वो चीज़ क्या है कि बेटा जो आपका ग्रोथ होता है ना, और जो डेवलपमेंट है, वो दोनों ही क्या है आपके? वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? जैसे कि आप इस एक फोटो में देख पा रहे हैं कि आपका एक छोटा पौधा था, वो और बड़ा हुआ, वो क्या हुआ? वो फिर और बड़ा हुआ। ये सब के सब आपके इसी चीज़ को क्या करता है भाई? ये सब के सब आपके इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक फोटोग्राफ में आपको दिखाता हूँ, एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही। और वो स्लाइड क्या है? वो स्लाइड ये रही, ठीक है। जैसे कि आप इस स्लाइड देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले देखिएगा, ये 13.1 है आपकी, जो कि आपके जर्मिनेशन और सीडलिंग दिखा रखा, ठीक है। सीडलिंग का डेवलपमेंट दिखा रखा किसके अंदर? बीन के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको लेयर समझ में आ गई होगी कि लेयर किसकी है भैया? ये तो लेयर आपकी सॉलिड की, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसकी लेयर है भाई? ये सॉलिड की लेयर है। ये आपका क्या है? ये आपका एक यहाँ पर सीड इसके अंदर डाल दिया, सीड क्या हुआ? जर्मिनेट हुआ। ये इसके अंदर का कोटिलिडन है, हाइपोकोटिल वगैरह हुआ, ठीक है। ये और जर्मिनेट हुआ, और ग्रोथ इसके अंदर आपको देखने मिली, सीड कोट प्रॉपर तरीके से बन गया, और जर्मिनेट हुआ, कोटिलिडन विजिबल हुए, यहाँ पर लीफ वगैरह बनने स्टार्ट हो गई, और जर्मिनेट हुआ। तो आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर, एक इस तरह से अरेंजमेंट आपको क्या है? देखने मिल रहा है। ये पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। समझ में आ रही बात आपको? तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रही है? यहाँ पर एक तरह से डेवलपमेंट ये आपको देखने पड़ रहा है। डेवलपमेंट किसका है? ये बीन्स का डेवलपमेंट ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं जी ग्रोथ के बारे में। देखो, ग्रोथ के बारे में मैंने थोड़ा सा तुम्हें लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में भी आइडिया दिया था। आपको मैंने बताया था कि ग्रोथ दो तरह से पॉसिबल होती है यूजुअली। या तो सेल का साइज बढ़ रहा हो, साइज में एरिया, वॉल्यूम, लेंथ वगैरह सारी चीजें सब इंक्लूड हो जाती है, या फिर क्या इंक्रीज हो रहा हो? सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा हो। समझ में आ रही बात? ये भी तो क्या है? ये भी दोनों ग्रोथ ही है। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ को एक्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे पहाड़ पर मिट्टी का डिपोजिशन होता गया, लेयर बनती चली गई, सेडिमेंट्री लेयर बन गई, वो क्या है? वो एक्रेशन होता है। समझ में आ रही बात? इंटरनल एक ग्रोथ चलती है हमारी। फिर मैंने बताया था कि एनिमल के अंदर जो हमारी ग्रोथ होती है, वो होती है लिमिटेड बट लोकलाइज्ड होती है। लिमिटेड का मतलब लिमिटेड बट अनलोकलाइज्ड। अनलोकलाइज्ड का मतलब क्या? लोकेशन फिक्स नहीं है, पूरी बॉडी में होगी, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी। जबकि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड बट लोकलाइज होगी। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? जब तक प्लांट जिंदा रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन उसमें ग्रोथ चलती रहेगी, लेकिन किसी फिक्स पोजीशन पर होगी। पूरी जगह पर वो ग्रोथ आपको देखने नहीं मिलती। और वो पोजीशन जहां पर फिक्स पोजीशन पर ग्रोथ होती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? प्लांट में मेरिस्टेमेटिक रीजन के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, ठीक है। चलिए, फिर भी हम एनसीईआरटी के कुछ लाइंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, उसको हम देखते हैं। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? कि ग्रोथ जो है वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल और कॉन्स्पियस कैरेक्टर आपको लिविंग बीइंग का देखने मिलता है। जो कॉन्स्पियस कैरेक्टर होता है और जो आपका सबसे बेसिक फंडामेंटल जो आपका फीचर है, उनमें से एक होता है। कई सारे बताए थे ना कि आपके ग्रोथ था, ग्रोथ के बाद में रिप्रोडक्शन था। आई बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग बताए थे ना बहुत सारे। ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, कॉन्शियसनेस हुआ, सेल्फ कॉन्शियसनेस हुआ। ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई ना। तो उनमें से एक ग्रोथ भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर निकल के आता है। अच्छा, ऐसा हुआ क्या कि आपकी हाइट बढ़ गई या हाइट कम हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता। तो ग्रोथ क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच हो गई, कल को जाकर देखा तो आपकी हाइट जो है 5 फीट 9 इंच रह गई, या उससे अगले दिन आगे देखा आप 4 फीट के रह गए। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है एक रिवर्सिबल, नहीं है, इरिवर्सिबल होना चाहिए भाई। एनसीईआरटी है यहाँ पे, एक सेकंड लेट मी चेक। नहीं 11th की इरिवर्सिबल होना चाहिए यहाँ पे। रिवर्सिबल का करेक्शन कैसे है? हाँ भाई, समझ में आ रही है नहीं यारी बात? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका ये इरिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है? ये आपका इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है किसमें? किसी भी ऑर्गन का या तो साइज बढ़ेगा,
या ऑर्गन के पार्ट्स का साइज बढ़ेगा, पूरे ऑर्गन का ना बढ़ के किसी एक पार्ट का हो, या किसी भी केवल एक सेल की भी बात हो सकती है, यानी या तो पूरे ऑर्गन का साइज बढ़े या पूरे ऑर्गन का साइज ना बढ़कर ऑर्गन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का साइज बढ़ जाए, पूरे पार्ट का साइज ना बढ़ करके किसी एक सेल में इंक्रीमेंट हो जाए, वो सब किसके अंदर आता है भाई, वो सब आपकी ग्रोथ के अंदर आपको देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात? ग्रोथ में एक्चुअल में क्या होता है सर? ग्रोथ में होती है जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ग्रोथ का जो सेल का साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता है उसका साइज बढ़ता है। और आपको मैंने साइटोलॉजी के अंदर बताया था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो के पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी होगी जिसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और जब भी वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो डिस्टर्ब होगा तो सेल को क्या करना पड़ता है भाई? डिवाइड करना पड़ेगा। याद आया? सब बेसिक है, पुराने वाला है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट होती है। मतलब क्या हुआ कि वो अनलिमिटेड होगी बट लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? जब तक प्लांट लाइफ स्पैन रहेगा तब तक ग्रोथ चलेगी, लेकिन कैसी रहेगी? पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको देखने मिलेगी, और ये पर्टिकुलर लोकेशन क्या कही जाती है भाई? इनको हम मेरिस्टेम्स के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली आपके कितने तरह के मेरिस्टेम थे? अगर तुम्हारे थोड़ा बहुत याद हो भैया, 3 तरह के मेरिस्टेम थे। एक मेरिस्टेम होता है जो टिप पर पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एपिकल बोलते हैं। शूट टिप पर और रूट टिप पर आपको देखने मिलता है। ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, और ये कौन सी ग्रोथ होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है। एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ जो चौड़ाई को बढ़ाती है, ये क्या होती है? आपकी लेटरल मेरिस्टेम होता है। समझ में आ रही बात? ये मोनोकोट्स के अंदर बेसिकली एब्सेंट होगी, जिम्नोस्पर्म में डाइकोट्स के अंदर हमको क्या होगी? देखने मिलेगी। एक होता है कि जो आपके क्या होते हैं? आपके बेसिकली 2 इंटरनोड, ये नोडल वाला रीजन होता है ना ये, ठीक है। 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में भी आपके कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। तो जो आपके 2 मैच्योर टिश्यू होंगे ना, एक मैच्योर टिश्यू ये रहा, एक मैच्योर ये रहा, इन दोनों के बीच में भी क्या मिलेगा आपको? मेरिस्टेम देखने मिलेगा। तो ग्रोथ कैसी होगी? या तो प्राइमरी होगी या फिर क्या होगी? सेकेंडरी। प्राइमरी क्या कराएगी भैया? लेंथ को बढ़ाएगी। सेकेंडरी क्या कराएगी? चौड़ाई, मोटापा, गर्थ, डायमीटर वगैरह ये सारी चीजों को यहां पर क्या करेगी भाई? इंक्रीज करेगी। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, प्राइमरी ग्रोथ लेंथ को बढ़ाएगी, सभी के सभी प्लांट में आपको बेसिकली होती दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। भाई गन्ने की लंबाई बढ़ानी है, एक तो रूट टिप शूट टिप तो होगा, लेकिन गन्ने में जो नोड होती है, जो गन्ने की कांची बोलते हैं जिसको, वहां पर क्या होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम लगा हुआ होता है। अब वो जितनी ग्रोथ वहां पर करेगा तो वो गन्ना इतना लंबा, भाई गन्ने की पोरी उतनी बड़ी होगी ना, तो क्या है? जब गन्ने की पोरी बढ़ेगी तो गन्ने की हाइट भी बढ़ रही है बेसिकली। तो ये क्या है? आपका प्राइमरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करे? विड्थ, गर्थ, मोटापा, चौड़ाई वगैरह सब बढ़ा रही है। किसमें होगी? जिम्नोस्पर्म में मिलेगी, डाइकोट्स मिलेगी, लेकिन मोनोकोट्स के अंदर देखने नहीं मिलती। समझ में आ रही बात? ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होती है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जांपल वेस्कुलर कैम्बियम जो सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी होता है। अब तो सब पता है ना, वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, कोर कैम्बियम क्या है, सब चीज बताई थी ना। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे ग्रोथ की मेजरमेंट के बारे में। अब सवाल ये देखो, ग्रोथ होती किसकी वजह से है? प्रोटोप्लाज्म के साइज की बढ़ने की वजह से। क्या प्रोटोप्लाज्म के साइज को मेजर किया जा सकता है? आंसर है नहीं। प्रोटोप्लाज्म के साइज को एक्यूरेट या एब्सोल्यूट मेजरमेंट उसकी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा ग्रोथ हुई? तो हमारे पास में ग्रोथ को मेजर करने के अलग अलग पैरामीटर है। जैसे हमने सेल का नंबर देख लिया, लेंथ देख ली, सरफेस एरिया देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, साइज देख लिया, इस तरह की चीजें हमने यहाँ पर देख ली। चलिए, तो ग्रोथ का मतलब क्या है? कि ग्रोथ जो होती है भैया आपकी बेसिकली क्या है? ग्रोथ में बेसिकली इंक्रीज होता है किसमें? अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म की। जो आपका प्रोटोप्लाज्म का जो अमाउंट होता है ना बेसिकली भैया, तो ग्रोथ में क्या करते हैं? ग्रोथ में हम उसी को देखते हैं। समझ में आ रही बात? प्रोटोप्लाज्म का मेजरमेंट जो है वो डायरेक्टली तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए ग्रोथ को मेजर करने के हमारे पास में क्या है? वेरियस अलग अलग पैरामीटर्स हमको होते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम उसका फ्रेश वेट मेजर कर सकते हैं, ड्राई वेट मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसका एरिया, वॉल्यूम और सेल का नंबर है। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल बड़े खूबसूरत से दे रखे। एक जो राम होता है ना, राम बोले तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, किसका? मेज का। उसकी एक एपिकल मेरिस्टेम 1 घंटे के अंदर अंदर 17,500 नई सेल बना देती है। ये अच्छी खासी ग्रोथ रेट है। उसके अलावा ये ग्रोथ किस टर्म्स में दे रखी तुम्हें? नंबर की टर्म से। एक एग्जांपल और दिया है वाटरमेलन का। किसका एग्जांपल दिया? वाटरमेलन। वाटरमेलन की जो सेल्स होती है ना, वो अपने साइज से 3.5 लाख गुना साइज क्या कर सकती है? ग्रोथ कर सकती है। 3.5 लाख गुना साइज जो है ना ग्रोथ कर सकती है। ये ग्रोथ हो रही किस टर्म्स में भैया? सेल के साइज को लेकर के। उसके अलावा पोलन ट्यूब को आप जानते ही होंगे, पोलन ट्यूब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा दिया गया है। उसकी ग्रोथ किस में मेजर होगी? लेंथ में मेजर होगी। फॉर एग्जांपल आपके कोई डाइकोट लीफ होगी, डोर्सोवेंट्रल चैप्टी लीफ होगी, उसकी ग्रोथ देखनी होगी तो उसका आप साइज यानी कि सरफेस एरिया देखोगे। तो ये सारी के सारी तरीके क्या है भैया हमारे ग्रोथ को मेजर करने के। ये पोलन ट्यूब आप देख पा रहे होंगे। सर पोलन ट्यूब ये क्या है? यहाँ पर पोलन ट्यूब नहीं बनी, यहाँ पर पोलन ट्यूब बनना क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। यहाँ पर और लंबी स्टार्ट हो गई। तो पोलन ट्यूब सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ है? इसमें। सबसे कम किस में है? इसमें।
में। क्लियर है, समझ रहे नहीं समझ रहे। उसके अलावा अगला डायग्राम आप देख सकते हैं, डोर्सो वेंट्रल लीफ का डायग्राम ऐड किया है एक मैंने यहाँ पर, ये देखिएगा आप देख पा रहे हैं। बताओ कौन सी पत्ती की ग्रोथ हो रही, इस वाली की ग्रोथ ज्यादा हो रही कि इस वाली की ज्यादा हो रही, इस वाली की, इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है, इस वाले की ज्यादा है। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब आपके अलग अलग ग्रोथ हैं। भाई कहानी समझ में आ गई। ज्यादातर तो वही चीज आ रही ना जो पहले पढ़ी थी अब तक के तुमने, ज्यादातर तो चीजें वही है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ की फेज के बारे में। ये भी आप पढ़ चुके, कहाँ पढ़ चुके, याद करो जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में रूट का डायग्राम पढ़ाया था, तो रूट में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था। सबसे पहले रूट कैप होता है, रूट कैप के पीछे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था, फिर उसके पीछे रीजन ऑफ इलोंगेशन था, फिर उसके पीछे रीजन ऑफ मैच्योरेशन था जहां पर रूट हेयर निकलते थे। सेम कहानी वो आगे, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन सेम है। समझ में आ रही बात? तो है नहीं है, इसलिए मैं कह रहा भाई बहुत इजी चैप्टर है। और प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ ली तुमने, प्लांट एनाटॉमी, उसके बाद तो भैया लड्डू चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। समझ में आ रही बात? चलेगा। तो ग्रोथ की फेज में तीन तरह, पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक फेज है जहां पर एक्टिवली सेल डिवाइड करेंगे। दूसरा वो सेल डिवाइड करेंगे और अपनी ग्रोथ फेज में आएंगे। ग्रोथ फेज में होकर ऊपर की तरफ को शिफ्ट होंगे, क्या बोलेंगे, फेज ऑफ इलोंगेशन। वहां और ऊपर की तरफ को शिफ्ट होंगी, वहां जाकर मैच्योर हो जाएंगे, किसी परफेक्ट पर्टिकुलर काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेज ऑफ मैच्योरेशन के नाम से जाना जाएगा। क्या नहीं जानते आप इनके बारे में, ऑलरेडी जानते हैं। चलिए फेज ऑफ सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। सर जो सेल डिवीजन का जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज बोलते हैं। केवल और केवल कहां होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ही देखने मिलेगा, और ये ग्रोथ का क्या होता है, वेरी फर्स्ट फेज होता है। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? चलिए अब जो आपके मेरिस्टेम है वो भी आपको पता लग चुके हैं। मेरिस्टेम की पोजीशन कहां है, या तो चोटी पर होंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, या शूट एपिकल, राम और श्याम बोलते हैं उसको। आ रही बात समझ में? या फिर क्या होगा, वो लेटरल साइड में होगा, लेटरल मेरिस्टेम होगा, या फिर आपका कहां होगा, इंटरकैलेटेड, दो परमानेंट या मैच्योर टिश्यू के बीच में आपको ये दिखाई पड़ेगा, जो कि स्टेम की लेंथ को, इंटरनोड को बढ़ाने में यूजफुल होता है। समझ में आ रही बात? क्या ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप? ठीक है, चलिए अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, मेरिस्टेमेटिक्स वो सेल्स जो कि मेरिस्टेमेटिक फेज में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। अच्छा बताओ, ताजी ताजी नई नई सेल बनी, नई नई सेल बनी तो साइटोप्लाज्म अच्छा खासा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? नई नई सेल बन रही तो क्या होगी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगी लगातार। जो लगातार एक्टिवली डिवाइड सेल्स होगी उनका न्यूक्लियस लार्ज होगा, बड़ा न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। प्रोटोप्लाज्म काफी डेंस दिखाई पड़ेगा। ताजी ताजी सेल बनी ना, तो सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी। भाई सेकेंडरी तो जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तो सेल वॉल थिक कहां से बनेगी, समझो बात को। सेल वॉल अगर ठीक है तो वो थोड़ा टाइम मांगती है। टाइम मांगने के लिए मेरिस्टेमेटिक फेज से बाहर निकलना पड़ेगा। सेल वॉल की थिकनेस कहां होती है, मैच्योरेशन वाले फेज के अंदर। अरे होगी कि नहीं होगी? अब यहां पर सेल मैच्योरेशन थोड़ा ही हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक है, बनने लग रही ना, ताजी ताजी बनकर ताजी ताजी पैदा हुई भैया। तो ताजी ताजी की जो लेयर है, जो सेल वॉल है, वो भी क्या है, वो भी काफी थिन है, और बहुत बड़े अबंडेंट मात्रा में क्या मिलते हैं आपको, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सेकंड फेज आता है आपका फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन क्या है भैया, आपका सेकंड फेज है। अभी एक डायग्राम फेज ऑफ इलोंगेशन को लेकर के आपको दिखा रखा। इस टेक्निक को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। क्या बोलते हैं भैया इस टेक्निक को? पैरेलल लाइन टेक्निक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये जो पोर्शन है ये प्लांट का एपेक्स वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एपेक्स वाला पार्ट है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? अब ध्यान दीजिएगा, तो ये केस 1 है और ये क्या था हमारा, ये केस 2 है। इस केस 1 और केस 2 में क्या देख रहे हैं हम, इलोंगेशन देख रहे हैं। देखो ये जो पॉइंट यहां पर लगे हुए हैं, यही सेम पॉइंट कहां लगे हुए, यहां पर लगे हुए। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पहला वाला पॉइंट मेरा ए हो गया, ये दूसरा वाला बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? यानी कि अगर हम थोड़ा सा और इधर उधर हो गया होगा तो ये हमारा क्या हो गया, जी हो गया, ये एफ हो गया, ये ई हो गया, ये ई के बाद में देखो एक पॉइंट मिसिंग है, नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, है। ठीक है, तो ये वो वाला आ गया, उसके बाद में इस तरह से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब पॉइंट समझिएगा, पॉइंट का मतलब क्या है, ये क्या है हमारा, ये तो एपेक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये शुरुआत की बात है, ये कुछ समय के बाद की बात है। अब पूछा गया है कि इसमें इलोंगेशन ज्यादा हुआ। अगर आप पॉइंट ए, बी और सी और डी इनको देखो, इन चारों में इलोंगेशन ज्यादा है कि नहीं है? पहले पास पास में थे, इलोंगेशन ज्यादा हुआ, देखो भैया डिस्टेंस बढ़ा के नहीं बढ़ा। लेकिन ई, एफ, जी के अंदर कोई खासा इवोल्यूशन देखने, इलोंगेशन देखने नहीं मिला। तो ये पैरेलल लाइन टेक्निक मेथड है जो कि इलोंगेशन के जोन्स को आइडेंटिफाई करती है कि इलोंगेशन किस जगह पर ज्यादा हुआ है। आरी बात समझ, देखो क्या लिखा है, जोन्स ए, बी, सी, डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट। जो एपेक्स के पीछे है जस्ट, वो ए, बी, सी और डी, इनमें सबसे ज्यादा क्या हुआ है भाई, आपका इलोंगेशन आपको देखने मिला है। जबकि ई, एफ, जी के बीच में कोई किसी तरह का इलोंगेशन नहीं है। ये भी पूछ सकते हैं कि क्या डी और ई में इलोंगेशन हुआ है? यस, यहां पर भी इलोंगेशन हुआ है, लेकिन ई और एफ के बीच में, एफ और जी के बीच में कोई खासा इलोंगेशन नहीं है।
है। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। चलिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सेल के होने चाहिए जो कि फेज ऑफ इलोंगेशन, याद है ना कि फेज ऑफ इलोंगेशन मैच्योरेशन से ऊपर भाई सेल बनती गई, ऊपर ट्रांसफर करते गए, बनती गई, ऊपर ट्रांसफर करते गए, इसी तरह से हुआ। ठीक है, चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक सेल जो आपके फेज ऑफ इलोंगेशन में प्रेजेंट है उसके क्या है, सबसे पहला है इंक्रीज वैक्यूलेशन। भैया वैक्यूल का नंबर बढ़ेगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, इलोंगेट हो रही ना, मैच्योरेशन की तरफ को बढ़ रही। सेल जो थी प्राइमरी वॉल थी, अब उसकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल का साइज भी क्या होने लगेगा भाई, बड़ा लगेगा। जब सेल अपनी मैक्सिमम साइज को अचीव कर चुकी होगी तब हम उस फेज को हम क्या बोलेंगे, फेज ऑफ मैच्योरेशन के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे भाई इस फेज को हम, उस फेज को हम बोलेंगे फेज ऑफ मैच्योरेशन। इस फेज में सेल्स अपने मैक्सिमम साइज को क्या कर चुकी है, अटेंड कर चुकी है, मैक्सिमम थिकनिंग हो चुकी है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन जो होना था वो हो चुका है, यानी कि परमानेंट टिश्यू बन चुकी है। मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या है कि सेल अपने आप को मॉडिफाई भी कर चुकी है कि अब मुझे क्या काम करना है वो अब ये चीज डिसाइड कर चुकी थी, यानी कि यहां पर परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल आता है मैच्योरेशन वाले फेज में। समझ में आ रही बात। अब आपने पढ़ा होगा कि जो मैच्योर सेल होती है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोलते हैं भैया, डिफरेंशिएटेड। भाई एक नॉर्मल सेल थी, किसी फंक्शन को करने के लिए सेल्स मैच्योर हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलेंगे। डिफरेंशिएटेड सेल में सेल्स कैसी हो जाती है, स्पेशलाइज। भाई आपने एमबीबीएस करी, आप जर्नल है, आप अभी नीट की तैयारी करें, मैच्योरेशन फेज में एमबीबीएस कर रहे, इलोंगेशन फेज में आ जाएंगे। एमबीबीएस कर ली, अभी भी इलोंगेशन फेज में ही होगे। एमबीबीएस के बाद एमडी करोगे, मैच्योरेशन फेज की तरफ बढ़ जाओगे। एमडी के बाद में आप मतलब जो है आप डीएम करोगे, समझ में आ रही बात, तो आप क्या बन जाओगे, तब आप मैच्योर बन जाओगे, या एमडी के बाद मैच्योर मान लो। अब समझ, जब आप एमडी कर लोगे तो एमडी में क्या करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, नहीं करोगे, अब आप डिफरेंशिएटेड हो चुके। ठीक है, डिफरेंशिएटेड क्या करेंगे, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। आपने कहा कि भैया मैं केवल सर्जन बनूंगा, मैं गैस्ट्रो का सर्जन बनूंगा, मैं न्यूरो का देखूंगा, मैं आई का देखूंगा, मैं ईयर का देखूंगा, मुझे फालतू देखने ही नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। अब ये जो सेल का डिफरेंशिएशन है बेटा, ये दो तरह से, या तो वो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट हो जाए या वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन शो करे। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि परमानेंट शेप और साइज को अटेंड कर ले, क्या मेरी शेप ऐसी ही रहेगी, अब मेरी कोई शेप चेंज नहीं होगी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि वो किसी खास काम को करने लग जाए, जैसे कि रूट हेयर वाटर के एब्जॉर्प्शन को, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को करती है, जैसे कि मीजोफिल सेल क्या करती है भैया, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। मीजोफिल तो चल भी रहा है ना अभी करंटली, समझ में आ रही बात। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा ग्रोथ के बारे में। इनमें से 99% पोर्शन जो मैंने आज आपको बताया भैया वो क्या है, वो हमारा पहले से ही आप अच्छी तरीके से जानते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। फिर भी मैंने घास नहीं काटी, मैंने बहुत ईजी तरीके से पढ़ाया। आधी स्लाइड इसकी हो चुकी है, अब आधी बाकी है। अब आधी चीज ऐसी है जो अब आप नहीं पढ़ोगे। अब से पहले जो भी कुछ आपने पढ़ा वो सब का सब क्या था, वो सब का सब पुराना था। कितनी देर की वीडियो हुई, 17 मिनट में मैंने केवल आपको 17 स्लाइड पढ़ा है, वो रिवाइज कराया मैंने पीछे का, जो कि आपका प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड था। चलेगा, अब हम बात करेंगे ग्रोथ की रेट्स के बारे में। तो रेट का मतलब क्या है, वही पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ की रेट बोलेंगे। कितने तरह से मेजर कर सकते हैं बॉस, हम दो तरह से मेजर करेंगे। कितने तरह से, दो तरह से। एक होती है हमारी अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है हमारी जियोमेट्रिक ग्रोथ। मतलब समझिए क्या है, देखो मेरे पास में एक सेल है, अर्थमेटिक में क्या हुआ, एक से दो सेल बनी, एक मैच्योर हो गई और एक कहां चली गई, डिवीजन में चली गई आगे। समझ हमारी बात। फिर ये आगे फिर जाकर के दो सेल बनी, ये मैच्योर हो गई और ये कहां चली गई, डिवीजन में। ये डिवीजन में आगे जाकर फिर दो बनी, ये मैच्योर हो गई, ये कहां चली, डिवीजन में चली। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये क्या है आपकी, ये अर्थमेटिक है। और ज्योमेट्रिक का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक का मतलब है 1 से 2, 2 से 4, फिर इससे 1 से 2 बनेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे, फिर इस 1 से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अरे बन रहे कि नहीं बन रहे, समझ रहे। तो ये 1 से 2, जैसे इवोल्यूशन में मैंने तुम्हें बताया था ना, अर्थमेटिक में एडिशन होता चला जाएगा, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई। तो देखिएगा यहाँ 1 से 2 बनी, 2 से कितनी बनी, 1 2 3 4, यहाँ 4 से कितनी बनी, 8। और यहाँ देखो डिवीजन तो यहाँ भी कितने कराए तुमने, एक बार डिवीजन यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार डिवीजन यहाँ हुआ, 3 बार डिवीजन हुई। तो 3 बार में एक सेल से कितनी बन गई भैया तुम्हारी, 8 बन गई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एक डिवीजन ये हुआ, एक डिवीजन ये हुआ और एक डिवीजन क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, 3 बार में। अब ध्यान से देखिएगा, 3 बार में डिवीजन में, 3 सेल के बाद में डिवीजन में कितनी बनी, देखो एक सेल तो तुम्हारी ये रही, एक ये बनी, ये डिवाइड कर गई आगे 2 पार्ट में। ठीक है, ये डिवाइड कर गई आगे 2 पार्ट में, तो ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब ये 2 बन गई। ठीक है, तो दूसरे डिवीजन के बाद में एक ही बची, एक ही बची, एक ही बची, 3 सेल बची। अब ये तीसरी भी तीसरे डिवीजन में अपना अस्तित्व खो देगी, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। तो अल्टीमेटली 3 डिवीजन के बाद में कितनी सेल बचेंगी, ये बचेंगी सर 1 2 3 और एक 4, हाँ है ना, क्योंकि ये और ये तो अपना खत्म। अगर ये आगे करेगी तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर एक सेल, 1 से कितनी बनी, 2, 2 से कितनी हुई, 3, 3 से कितनी हुई, 4, एडिशन हुआ।
समझ हमारी बात। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक से कितनी बनी, दो, दो से बनी चार, चार से बनी आठ, मल्टीप्लिकेशन हो रहा, तो इसीलिए जियोमेट्रिक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये अर्थमेटिक हो गया। समझ में आ रही बात आपको? अरे बोलो यार, बता दो भाई, नहीं आ रही क्या समझ में? ठीक है, चलिए। यानी डिवीजन के बाद में एक सेल क्या होगी, मैच्योर होगी, और एक क्या हो जाएगी, डिवाइड करेगी। आ रही बात समय। और ये किसमें होता है, माइटोटिक। ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ में कौन सा डिवीजन होता है भाई, ग्रोथ में डिवीजन होता है माइटोसिस, याद रखना है, पहले भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दो तरह के डिवीजन है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियोसिस केवल तब होगा जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी होगी, अदरवाइज ग्रोथ में क्या बनेगा, हमेशा माइटोसिस बनेगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो चलिए, माइटोटिस में एक सेल में कितनी सेल बनती है, दो, तो क्या बनेगी, एक सेल मैच्योर होगी और एक क्या होगी, डिवाइड होगी। कॉन्स्टेंट रेट से होगी। कॉन्स्टेंट का मतलब है ना कि एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, फिक्स है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, रूट टिप के अंदर जो ग्रोथ होगी ना बेटा, वो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया कि आपके एक सेल से कितने, देखो वो फिर दोबारा की तरफ मैं चलता हूं, ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जांपल दूं, देखो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक सेल है, एक मेन सेल है, ठीक है। इसने डिवाइड किया पहली बार, क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन। कितनी सेल बनी है, दो सेल बनी। एक क्या हो गई, परमानेंट हो गई, मतलब परमानेंट जी नोट फेज में चली गई। और एक कहाँ चली गई, आगे फर्दर, एक आगे फर्दर डिवीजन में चली गई। ठीक है, तो डिवीजन में चली गई, एक इधर बनी, और अगेन फिर इससे क्या बनी है, दो बने। ठीक है, दो में एक अगेन क्या बन गई, ये हमारी परमानेंट बन गई, और ये कहाँ चलने लगी, ये आपके डिवीजन में चली गई। समझ में आ रही बात? जैसे ही ये सेल डिवीजन में चलेगी तो इस सेल से भी फिर कितनी सेल बनेगी भैया, दो सेल बनेंगी। दो सेल में मान लो मैंने कि ये कहाँ चली गई, परमानेंट में चली गई, और ये आगे कहाँ चली गई, आपके डिवीजन में। तो ऐसा तो सोन चलता जाएगा। कितने डिवीजन हुए यहाँ पर, एक डिवीजन, एक डिवीजन यहाँ पर हुआ, दो डिवीजन, एक डिवीजन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर तीन डिवीजन। ध्यान सुनिएगा, इस डिवीजन में एक सेल तो ये बची भाई, ये तो खत्म हो गई ना, ये खत्म हो गई, ये हो गई, तो फिर दूसरी सेल ये बची, तीसरे में ये भी खत्म हो गई, ये बनी, तो तीसरे में बनी। तो तीन डिवीजन में कितनी सेल बनी, चार सेल बनी, चार बची ना, हाँ। एक सेल ये बची, एक सेल ये बची, दो, एक ये, सॉरी, एक सेल ये बची, एक ये बची, दो, एक ये बची, तीन, और एक लास्ट में ये। मेरिस्टेमेटिक तो एक ही बचेगी ना, तीन कौन से रह गए, परमानेंट हो गए। ध्यान सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक क्या बची, एक ही बची। तो इसका मतलब यानी कि जितने भी तुम्हें सेल बनानी है डिवीजन, उससे एक कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है कि अगर आपको रूट टिप में 128 सेल बनानी है तो कितने डिवीजन करने पड़ेंगे, 127 करने पड़ेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक में एक मैच्योर हो रही है। और ये करा चुका मैं तुम्हें मॉर्फोलॉजी में, याद करो, पूछा भी था मैंने क्वेश्चन ये। समझ में आ रही बात? और कहा था कि वहां पर देखेंगे। ठीक है, जबकि ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्रिक में क्या है, ज्योमेट्रिक में सर एक से दो है ना, दो से फर्दर कितनी, ये एक दो करेगी, ये एक दो करेगी। ठीक है, फिर ये अपनी डिवाइड करके दो बनाएगी, फिर ये अपनी डिवाइड करके दो बनाएगी, फिर ये कितनी होगी भाई, 8 होगी। तो हो रही कि नहीं हो रही 8, तो चलेगा। यानी यहां पर दोनों की दोनों सेल क्या जा रही, डिवीजन में जा रही। ठीक है, दोनों की दोनों सेल क्या जा रही, डिवीजन में। जो हमारी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, उसमें बेटा ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही देखने मिलती है। और बाद में जब एम्ब्रियो बन चुका होता है, बाद में कौन सी ग्रोथ होती है, अर्थमेटिक, याद रखिएगा। ये कांस्टेंट रेट पर देखने नहीं मिलती। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में होता है मोस्टली। ज्यादातर जितनी भी इनिशियल ग्रोथ होगी उनका वो कैसी होगी, स्लो होगी। उनका फेज क्या होगा भाई, शुरुआत में जब ग्रोथ होगी वो स्लो होगी। जैसे देखो, एक से दो भिड़नी है, फिर दो चार बढ़ा, फिर यानी कि शुरुआत क्या है, स्लो है, फिर क्या वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा, उसे एक्सपोनेंशियल फेज बोलेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रोथ क्या हो जाएगी, लिमिटेड। याद आया ना, सिग्मोइड कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व था, और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व था। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वो इसी का आता है। ठीक है, और इवोल्यूशन में भी आ चुका। तो स्टेशनरी फेज आता है किसकी वजह से, न्यूट्रिएंट सप्लाई, फूड की रिसोर्सेज, यानी जो न्यूट्रिएंट है जो उनके लिए फूड वगैरह है, उसकी वजह से यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से ऐसा है। और कर्व कैसा आ रहा, सिग्मोइड कर्व आपको देखने मिल रहा। सिग्मोइड कर्व क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का हो गया। और ये किसका हो गया भैया, आपका ये अर्थमेटिक का हो गया। अर्थमेटिक में तो एक एक पर यूनिट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। अब देखो, ये टाइम वर्सेस हाइट का प्लांट का ग्राफ है। ठीक है, तो एक ये आपका क्या है भाई, कुछ ना कुछ तो t इक्वल टू 0 पर जब आप कैलकुलेट करोगे प्लांट की, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगी, नहीं होगी। फिर पर यूनिट टाइम बढ़ा, पर यूनिट हाइट बढ़ी, पर यूनिट टाइम बढ़ा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये वैल्यू मान लो, इसकी लेंथ को मैंने क्या मान लिया, ये लेंथ मान ली मैंने L0। ठीक है, और ये लेंथ यहां से बढ़कर के कितनी हुई भैया, LT हुई। ये क्या है, तुम्हारा टाइम आ गया। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT आएगा, यानी कि Y इज इक्वल टू MX प्लस C का ग्राफ आएगा। आ रही बात समझ में? Y इज इक्वल टू क्या है, MX प्लस C वाला ग्राफ आएगा। Y एक्सिस पर क्या रखा हमने, LT।
सी स्लोप वो है, इंटरसेप्ट है, क्या रखा इसे एल नोट, टी पर हमने क्या रखा, सॉरी एक्स पर एक्स पर हमने क्या रखा टाइम, और एम क्या आ गया हमारा आर आ गया, आर जो ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम यहाँ पर होता है, जबकि ये क्या है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है। देखो इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल स्लोली ग्रोथ करी, फिर एकदम बड़ी तेजी से फिर स्टेशनरी आ गई, यानी शुरुआत में लैग है, फिर एक्सपोनेंशियल और बाद में क्या हो गए स्टेशनरी हो गई। इसका क्या हो गया, इसका हो गया डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट ई टू द पावर, मतलब डब्ल्यू नोट एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर आर टी आ गया। इक्वेशन याद रखनी है आपको, समझ में आ रही बात आपको, जहां पर W1 क्या है फाइनल साइज है, यानी कि फाइनल साइज चाहे वेट हो हाइट हो उसके नंबर की बात हो रही, ये इनिशियल साइज है शुरुआत में है, आर किस ग्रोथ रेट से हो रहा, टाइम कितना लग रहा, ई मतलब नेचुरल लॉग का क्या है भैया यहाँ पर जो बेस है वो आपको क्या रखना है यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके अलावा ये वही डायग्राम जो मैं बता रहा, ये डायग्राम क्या है, इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से करेक्शन होना चाहिए। करेक्शन क्या है कि यहाँ पर ना ये एक पूरी की पूरी सेल सिंगल कलर की होनी चाहिए यहाँ पर, जैसे वहाँ ज्योमेट्रिक के अंदर दिखा रखी, समझ में हमारी बात से, अच्छा नहीं ये 3 बनी यहाँ पर, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये कैसे बनना चाहिए देखिएगा, ये एक सेल तुम्हारी नॉर्मल होती, ठीक है, इस एक सेल से कितनी सेल बनेंगी भैया, इस एक सेल से 2 सेल बनेंगी, एक परमानेंट वाली और एक क्या हो गई मेरिस्टेमेटिक वाली, फिर इससे क्या बनेंगे आपके 2 और बनेंगी, ध्यान सुनिएगा, इससे क्या बनेंगी 2। अब देखो तो ये तो मैच्योर तो है ही है पूरी की पूरी, एक तो पहले से ही रही है मैच्योर, और इसकी कितनी बनेगी 2 में एक क्या बनेगी परमानेंट वाली और एक क्या बनेगी मेरिस्टेमेटिक वाली, फिर ये क्या करेगी ये वाली सेल डिवाइड करेगी, तो जब आगे बनेगी तो 2 सेल तो ऑलरेडी कौन सी मिलेगी आपको मैच्योर मिलेगी, फिर इसकी एक मैच्योर बनेगी और एक क्या बनेगी परमानेंट वाली बनेगी। तो ये डायग्राम इस तरीके से है, समझ में आ रही बात, जबकि क्या है 1 से क्या बना आपके 2, 2 से 4, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल, इस तरह से आपको क्या होता हुआ मतलब ज्योमेट्रिक तरीके से ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे जाइगोट से शुरू में सारी की सारी सेल डिवाइड कर रही, तो शुरुआती फेज क्या है ज्योमेट्रिक सभी है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में केवल ये सेल डिवाइड कर रही है, ये वाली सेल अपनी डिवीजन की पावर क्या कर चुकी है लूज कर चुकी है और ये स्पेशलाइज्ड हो चुकी है। बोलो भाई समझ में आ रही क्या, ये ग्राफ भी मैंने आपको क्या कर दिया आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला टॉपिक आता है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा, इस डायग्राम के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा, उसके बारे में यहाँ पर आज हम क्या करेंगे भैया बात करेंगे। तो जो हमारी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है ना ग्रोथ का लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि पहले कितना था और अब उसके हिसाब से क्या हुई, कितनी ग्रोथ रेट हुई, समझ में आ रही बात। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि टोटल ग्रोथ कितनी हुई कितने यूनिट टाइम में, समझ में आ रही बात। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल गिवन है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, इन्होंने बोला कि डायग्रामेटिक कंपैरिजन किया गया है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का, दोनों लीव्स ए और बी में, इनके इंक्रीज इन्होंने एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ाया गिवन टाइम में A1 और B1 लीव्स को देने के लिए। खैर छोड़ो से भी, ये आपको 2 लीव्स दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही। सबसे पहले आप देखिएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है टोटल ग्रोथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू में क्या आ गया 100%, जबकि रिलेटिव का मतलब है टोटल ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ इनटू में क्या आ गया 100%। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब इन दोनों लीव्स का आप वो निकालिएगा, इन दोनों लीव्स की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट भी निकालेंगे और रिलेटिव ग्रोथ रेट भी निकालेंगे। देखिएगा तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट किसकी निकाल रहा हूं मैं, पहले इस वाली लीव्स की निकाल रहा हूं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब टोटल ग्रोथ कितनी हुई बताओ, पहले कितनी थी लीफ का एरिया 5 सेंटीमीटर, अब कितना हुआ 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ 10 माइनस 5 कितना हुआ 5 बटे टाइम मान लो पर यूनिट टाइम, गिवन टाइम दे रखा, क्या कुछ टाइम नहीं दे रखा, टाइम मान लो 1 मंथ 1 वीक वॉटएवर जो भी है, यानी टाइम मैंने क्या मान लिया 1 यूनिट मान लिया। इनटू में अगर मैं क्या करूंगा 100, तो एवरेज जो इसकी यहाँ पर जो एवरेज यहाँ पर आपके एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो कितनी निकल कर आ गई आपके 500% यहाँ पर निकल के आ गई। कोई दिक्कत वाली बात है, ध्यान सुनिएगा। अब हम बात करेंगे इस वाली लीफ के बारे में। इस वाली लीफ की भी क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालेंगे। तो इस लीफ की जब मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालूंगा फॉर्मूला क्या है, टोटल ग्रोथ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 55 माइनस 50, तो ये भी क्या हुआ 5 अपॉन आपके क्या हो गया टाइम, किसका भी क्या है पर यूनिट टाइम 1 मान लिया, और ये भी क्या है 100%, यानी कि कितना आ गया 500%। इसका मतलब ये हुआ सर देखने में तो दोनों एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, वो दोनों की सेम है 500%। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है, तो बताओ ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है, इसकी ज्यादा हुई कि इसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा हुई। कैसे, ग्रोथ तो सेम हुई, इन दोनों में ग्रोथ किसकी ज्यादा हुई, यहाँ भी 5 से 10 हुआ, यहाँ 50 से 55 हुआ, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी सेम है, चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला करेंगे। चलिए तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है उसमें होता है हमारी टोटल ग्रोथ। टोटल ग्रोथ कितनी है 10 माइनस 5 कितना हुआ 5 हुआ, डिवाइडेड बाई इनिशियल ग्रोथ इसकी कितनी थी भैया 5 थी, इनटू में क्या आ गया आपका 100 आ गया, तो 5 से 5 गया, तो ये जो आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कितनी आई तुम्हारी 100% निकल गई। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई। चलिए अब हम बात करते
करते हैं इस वाले की हम रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो इनिशियल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ क्या, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, 55 माइनस 50 कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन इनिशियल कितना था यहाँ पर, इनिशियल 50 था, इनटू में क्या आ गया, 100 आ गया। तो 50 दूनी कितना आ गया, 100, और 5 दूनी कितना आ गया, 10%। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यानी कि जो आपको दिखाई दिया वो यहां पर नहीं है। हुआ ये कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो सिमिलर है, लेकिन जब हमने कंपेयर किया तो इसकी ग्रोथ क्या थी, इसके मुकाबले में क्या थी, ज्यादा थी। और ये इलस्ट्रेट कैसे किया, इसने जो ग्रोथ की वो इतनी की ना एक्स्ट्रा, और इसकी ग्रोथ क्या थी भैया, कुल इतनी थी। समझ में आ रही बात आपको। तो ये कंपेरिजन के टाइम पर इस तरह की चीजें हमारी होती है, ये आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो कि ग्रोथ के लिए क्या है भाई, हमारे रिक्वायर्ड है। क्या बोला मैंने, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो ग्रोथ के लिए क्या है, हमारी रिक्वायर्ड है। उन कंडीशंस के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो सबसे पहली कंडीशन है वाटर चाहिए। सर वाटर क्यों चाहिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी सारी पानी के अंदर ही होंगी। दूसरा सीड की जो डोरमेंसी है वो कौन तोड़ेगा, वो भी पानी को तोड़ेगा। और वो लीफ के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है, जैसा हमारा ब्लड प्रेशर है, लीफ का क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है, बता चुका हूं। तो उस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, वाटर यहां पर जरूरी है। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट जो कि हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट हुआ, माइक्रो न्यूट्रिएंट हुआ, इनकी भी क्या पड़ती है वहां पर, इनकी भी हमको जरूरत पड़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है भैया, ऑक्सीजन। भाई बिना ऑक्सीजन के मेटाबॉलिक रिएक्शन हो पाएगी क्या, बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन ही नहीं होगा। ग्लूकोज से एनर्जी तोड़ के निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा ना, बिना ऑक्सीजन का पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लांट के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी कंट्रोल होती है बाई एंजाइम्स होती है, और एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर करोगे एंजाइम क्या होंगे, डीनेचर्ड। कम टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो एंजाइम को यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत वाली बात है। उसके बाद में आपका लाइट आता है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस या फोटोपीरियोडिज्म भी क्या करेगा, ग्रोथ को डिसाइड करेगा। ज्यादा लाइट दोगे तो ज्यादा खाना बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, कम लाइट दोगे तो कम ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, ग्रेविटी भी यहाँ पर क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये था बेटा हमारा ग्रोथ का पोर्शन। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। लोग सोचते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक ही बात है, नहीं बेटा। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो होती है ना, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग पाथवे को क्या करती है। अच्छा उसे भी छोड़ो, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ क्या कर रहे हैं आप, डिफरेंशिएट हो रहे हैं। हरी बात समझ, क्या हो रही है, यानी ग्रोथ तो आपकी हो ही रही है, ग्रोथ के साथ साथ आप क्या हो रहे हैं, डिफरेंशिएट होते जा रहे। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होगा, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंट होगा। हरी बात समझ। और अलग अलग एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट भी क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में प्लांट जो है उसकी ग्रोथ की यानी उसका डेवलपमेंट भी अलग अलग टाइप का, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसका है, इसी का डिटेल यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि किस तरह से चेंज हो रहा। आपके पास में क्या होगा, सीड होगा, सीड जर्मिनेट होगा, प्लूमिलो रेडिकल बनेगा, सीडलिंग बनाएगा, वेजिटेटिव फेज आएगा, वो मैच्योर होगा, फ्लावर बनने शुरू होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, सीड बनेंगे, सीड के बाद में ओल्ड फेज आकर प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये सब क्या है, ये सब आपका भाई डेवलपमेंट ही तो है, अलग अलग फेज आ रहा, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ गया। चलिए अब एक वर्ड बताया मैंने आपको, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह की क्या हो गई भैया, यहाँ पर अलग अलग तरह की एडेप्टेशन, अलग अलग तरह की डेवलपमेंट हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है हेट्रोफिली। हेट्रो का मतलब अलग अलग, फिली का मतलब क्या है, लीफ है, यानी अलग अलग टाइप की लीफ है। दो तरह की हेट्रोफिली है, एक तो डेवलपमेंट की वजह से, यानी कि जवानी में अलग, बचपन में अलग और बुढ़ापे में अलग, और एक हो गए एनवायरनमेंट के फर्क की वजह से। जैसे कि आपका कॉटन हुआ, कोरिएंडर हुआ और लार्कस्पुर हुआ। समझ में आ रही बात, ठीक है, धनिया बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। तो धनिया हुआ, कॉटन हुआ और कोरिएंडर हुआ, इनकी लीफ जुवेनाइल फेज में आपको अलग दिखेगी और एडल्ट फेज में क्या दिखेगी, आपको अलग दिखेगी। तो ये क्या, ये डेवलपमेंट की डेवलपमेंटल हेट्रोफिली है कि यानी बचपन में अलग है, जवानी में क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन एनवायरमेंटल हेट्रोफिली क्या है कि आपकी एक ही चीज है, अलग एनवायरमेंट में कुछ और किसी और एनवायरमेंट में कुछ है। जैसे बटर कप के में अगर बात करूं, टेरेस्ट्रियल में उसकी लीफ कुछ और होती है, यानी जब वो जमीन पर होता है तब उसकी कुछ होती है, और एक्वेटिक बटर कप की लीफ क्या है भाई, कुछ और है। इसका एग्जांपल हम यहां पर देखेगा, ये देखेगा, ये आपका क्या है, ये लक्सपुर दिखा रखा, धनिया दिखा रखा, जुवेनाइल और एडल्ट है, दोनों की लीफ में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या दिखा रखा आपको, बटर कप दिखा रखा, ये टेरेस्ट्रियल है और ये एक्वेटिक है, दोनों की लीफ में क्या है भाई, आपको डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहा है। ये किसकी वजह से है, डेवलपमेंट की वजह से, बचपन जवानी में, और ये किसकी वजह से, हैबिटाट यानी कि एनवायरमेंट की वजह से आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। सर कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऐसे अफेक्ट कर सकते हैं, दो तरह के फैक्टर हम यहां पर पढ़ेंगे। एक है हमारा एक्सट्रिंसिक, नाम से पता लग गया होगा,
एक्सटर्नल फैक्टर होंगे और एक क्या होंगे हमारे इंट्रिंसिक। समझ में आ रही बात। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से होंगे? लाइट हुआ, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब के सब एक्सट्रिंसिक है। समझ में आ रही बात आपको? ये सब के सब आपके डेवलपमेंट को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि आपके इंटरनल होंगे वे दो तरह के होंगे, या तो सेल के अंदर के ही होंगे, खुद ही सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर की कुछ ना कुछ कहानी होगी, या दो सेल के बीच का होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? इंटरसेल्यूलर। जो सेल के इंटरनल होंगे वो तो बेटा जेनेटिक फैक्टर होगा, और जो सेल के बीच में होंगे उनको वो किससे कंट्रोल होंगे? वो होंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से कंट्रोल होते हैं, जो एक सेल से, यानी कि जिन्हें हम हार्मोन, जैसा हमारे में हार्मोन होता है ना, एक सेल से दूसरी सेल कनेक्ट होती है, ऐसे ही इनको हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यही हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। अच्छा, उससे पहले आप एक और चीज देखिएगा, आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक और है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अगर आपके याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि सर आपकी कोई एक सेल होगी, ठीक है, ये सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी, डिवाइड करके क्या बनाएगी? दो सेल। ध्यान सुनिएगा, एक सेल क्या होगा इसमें? मैच्योर हो गई। मैच्योर का मतलब क्या है? परमानेंट जीनोट फेज में चला गया। और एक क्या चलेगा? मेरिस्टेमेटिक। तो कौन सी ग्रोथ दिखा रहा मैं? अर्थमेटिक के ज्योमेट्रिकल? अर्थमेटिक। वेरी गुड। अब देखिए, अब होता क्या है कि कभी कभी ये जो परमानेंट जीनोट के अंदर, अब ये इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं भैया? डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही बात? अब क्या है? अब ये है जैसे कि हमारे हार्ट की सेल है, कि हमारे ब्रेन की सेल है। अब कभी कभी ऐसा हो गया कि अब वहां पर कुछ डैमेज हो गया, अब उस डैमेज को रिकवर करना नहीं करेंगे तो मर जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो ये परमानेंट, यानी कि जो आपके जीनोट फेज के अंदर थी, जो सेल साइकिल क्या कर चुकी थी भैया, जो आपके बोल सकते हैं कि सेल साइकिल सस्पेंड कर चुकी थी, एग्जिट कर चुकी थी, जीवन फेज को सेल साइकिल सस्पेंड कर चुकी थी, वो अपने पावर ऑफ डिवीजन को वापस रिगेन करती है, और उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का है कि अब वो अपनी मैच्योरेशन क्या कर रही थी भाई? खो रही थी। समझ में आ रही बात? तो अपनी मैच्योरेशन खो रही थी, डी डिफरेंशिएशन वो कर रही थी। तो यानी कि अब वो परमानेंट जीनोट फेज जो कि आपके क्या थी? ये आपका क्या था? प्राइमरी मेरिस्टेम था। ये आपका क्या था? ये आपकी सेल थी, ये प्राइमरी मेरिस्टेम बना, ये आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अब डिवीजन की पावर लेके आने लग रहा है। तो जब ये परमानेंट टिश्यू अपनी डिवीजन की पावर लेकर के आएगा तो क्या बना लेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपको? और लेटरल मेरिस्टेम क्या बनाएगी? कोर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगी। और ये लेटरल मेरिस्टेम बाद में फिर जब दोबारा से मैच्योर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के नाम से बोलेंगे। ये भी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है प्लांट एनाटॉमी के पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये आ भी रहा है यहाँ पर, देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर इलोंगेशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, सेल मैच्योर हुई, और सेनेसेंस में आई और डेथ हो गई उसकी। क्या सेल यहाँ पर क्या हो गई? खत्म, डेथ हो गई। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है? ये एक प्लांट सेल का सीक्वेंस है, डेवलपमेंट का सीक्वेंस, जो कि आपको यहाँ पर क्या किया गया है? दिखाई दिया गया। अब अगली क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे भाई? अगली क्लास में हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर के बारे में, यानी कि फाइटो हार्मोन्स के बारे में, जो कि हमारे 5 टाइप के होते हैं। तो भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है। कल फाइटो हार्मोन्स सारे पढ़ा दूंगा, कल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कल की क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन कल आपका फाइटो हार्मोन्स क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल आपका ये चैप्टर भी पूरी तरह से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए? समाप्त हुए। नमस्कार।